तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया में। और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जीके जीएस की क्लास 5 बजे होती है, तो आप सभी उम्मीद करता हूं लाइव आ चुके होंगे। जल्दी से एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप लोग एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, क्योंकि आज का जो हमारा सीरीज होगा वो होगा 38 भाई, ठीक है। 38 सीरीज के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और भाई क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना देर किए हुए, ठीक है। आपकी क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होगी भाई, ठीक है। इसका तो प्रॉमिस हमने पहले ही कर दिया है आपसे, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यही रहेगी कि भाई क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। भले ही क्लास लाइव फॉर्म में नहीं जा पा रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रही है, लेकिन आपको क्लास जरूर मिलेगी, है ना। ये मेहनत आपके लिए यहाँ पर की गई है भाई, रिकॉर्ड करके ही आपके लिए गया हूं ताकि कोई क्लास छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में बिल्कुल जोश के साथ, बिल्कुल उसी उम्मीद के साथ, उसी ध्येय के साथ कि हम लोग अपनी सफलता के आगे और जल्दी से सफलता के करीब पहुंच पाए। सफलता के करीब पहुंचने के लिए आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते भाई। अगर जो इंसान मेहनत करने से भागता है तो सफलता भी उससे बहुत दूर भागने वाली है। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कॉपी पेन लेके आप लोग तैयार हो चुके होंगे और सेशन को आपने सभी ग्रुप में शेयर कर दिया होगा। नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक का बटन भी दबा देना। तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा भाई, ठीक है। आज के सेशन का पहला सवाल, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती थी कि सर क्लास में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डाल दिया करिए, 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी डाल दिया करो। तो देखो भाई, आपके सजेशन पर पूरा काम किया जाता है। मैं बोलता हूं तो उसको कर भी देता हूं और आपका सजेशन मैं जरूर लेता हूं। आपने कहा था करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालने को, तो देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने डाला भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है भाई। चलिए प्रश्न पहला, आज के सेशन का पहला प्रश्न, चलिए रीड करते हैं। भारत द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है भाई, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ 6 दिसंबर को यह घोषणा की कि वो मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। ऑप्शन है दुबई, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। भाई कौन से देश के साथ? तो बहुत क्लियर है, जो स्टूडेंट जानता होगा कि मैत्री दिवस यानी कि आपको मैं बता दूं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन चलाई जाती है जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। अगर ये बात आपको पता होगी कि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाने वाली एक ट्रेन है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पता रखना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चलाई जाती है भाई? मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बांग्लादेश के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये हमारा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के राज्यों के साथ सबसे ज्यादा लगती है भाई, 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा 4096 किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश की भारत से लगती है, ठीक है। 4096 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, लैंड बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ टच करता है, इसीलिए ये भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है जिसकी स्थल सीमा सबसे ज्यादा भारत से लगती है। कितना? 4096 किलोमीटर भाई। क्लियर है? ये भी बात याद रखिएगा, कई बार पेपर में पटक के क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो बांग्लादेश आपका सही उत्तर होगा। मैत्री दिवस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच मनाने की घोषणा हुई है और मैत्री एक्सप्रेस भी चलाई जाती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। क्लियर है? भारत पाकिस्तान के बीच में भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चलाई जाती है वो एक है आपका समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, और एक चलाई जाती है थार एक्सप्रेस, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस चलाई जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में भी। तो ये भी बात आप लोग जानते रहिएगा। तो चलिए सेशन का दूसरा सवाल लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं भाई। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने ला दिया हूं भाई, ठीक है। करंट अफेयर की डिमांड और 2 से 3 सवाल मैंने आज करंट अफेयर में रख दिए हैं भाई। तो चलिए उत्तर करिए भाई, जो लोग करंट अफेयर के सवाल को कह रहे थे भाई उनका उत्तर तो आना चाहिए। भारत और किस देश ने मोंगला बंदरगाह को, भारत और किस देश ने मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए समझौता किया है भाई? देखो समझौते होते रहते हैं, एग्रीमेंट होते रहते हैं। तो आपको बताना है कि जो मोंगला पोर्ट है, ये जो मोंगला बंदरगाह है, ठीक है, वो पहली बात तो पूछा जाता है कि मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है, ठीक है। तो मोंगला बंदरगाह जो है ये आपको बता दूं है तो बांग्लादेश में, ठीक है तो बांग्लादेश में, लेकिन कुछ हिस्सा इसका भारत में भी पड़ता है। तो जो समझौता हुआ है मोंगला बंदरगाह को लेकर के वो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। फिर से
से इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन से बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ है। एक सवाल ऐसे भी बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ है, तो आप कहोगे सर मोंगला बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ है, ठीक है। प्रश्नों में से प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति लेकर आइए दोस्त, ठीक है। प्रश्नों में से प्रश्न को बनाइए, आपकी जीके जीएस बड़ी मजबूत होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा जहां भी पढ़ाता हूं, देखो मैं ऑफलाइन में भी जब क्लास लेता हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, आप में से बहुत लोग हैं जो ऑफलाइन में भी मेरे से पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं अभी भी, तो उनको पता है कि मेरी कोशिश होती है डेवलप करने की कि आप अपने अंदर की क्षमताओं को समझिए। बहुत कैपेसिटी है आपके अंदर, लेकिन आप वो क्षमता अपना विस्तार नहीं करते हो। एक सर्वे के अनुसार, एक अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक सर्वे था कि पूरे लाइफ में एक जो ह्यूमन है, एक मानव है, अपने पूरे लाइफ में अपने ब्रेन का 7 से 8% का ही इस्तेमाल करता है ना। यानी कि एक मानव जीवन में, पूरे मानव जीवन में अपने ब्रेन का, अपने मस्तिष्क का केवल 7 से 8% का ही इस्तेमाल करता है। सोचिए 7 से 8%, अगर आप 20% भी इस्तेमाल करना सीख लोगे ना तो आप कितना ज्यादा आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो अपने माइंड का डेवलपमेंट करिए, विकास करिए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए, ठीक है। तब देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन सोचेंगे, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओगे तो भाई बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। जीके जीएस को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देखो ये प्रश्न मैंने मैराथन करंट अफेयर में कराया था भाई। ये क्वेश्चन मैंने मैराथन करंट अफेयर में कराया था। मैंने मैराथन करंट अफेयर लिया था भाई संडे को कई बजे, 10 बजे लिया था, ठीक है। 3 घंटे 45 मिनट का एक मैंने करंट अफेयर आपको लिया था 6 महीने का। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भिजवा दिया भाई, पढ़ लेना। पूरे 6 महीने का निचोड़ करंट अफेयर है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, दावा है मेरा, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया गया उस करंट अफेयर को, आंसर की के साथ आपको मैंने भिजवा दिया होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं देख लेना भाई। क्वेश्चन क्या है, इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं भाई, ठीक है। लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा भाई कि ये बने हैं ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। लूला डी सिल्वा कहां के, ब्राजील के ये 39वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो नंबर भी याद रखना है। तो 39वें राष्ट्रपति कहां के बने हैं, ब्राजील के भाई। ब्राजील किस महाद्वीप में है, तो ब्राजील पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है भाई, दक्षिण अमेरिका। ये करंट अफेयर मैराथन वाली क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो जो लोग करंट अफेयर की मेरी क्लास को देखे हैं उसको भाई बहुत अच्छे से वो पता है। नहीं देखे हो तो अभी जाना, अभी नहीं, क्लास के बाद जाना और प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स मैराथन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 3 घंटे 45 मिनट की वीडियो है, डबल की स्पीड में करके देख लेना। स्पीड बढ़ा लेना तो आपका कम समय लगेगा, ठीक है, लेकिन देख जरूर लेना क्योंकि वीडियो देखोगे तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी करंट अफेयर का सवाल है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी करंट अफेयर का सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल है। चलो क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित, प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं भाई। देखो पहले भारतीय का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। जो भी पहले भारतीय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो प्रश्न क्या हो जाता है, अपने आप बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने भाई, तो इसका सही उत्तर होगा दीपक धर, ठीक है। दीपक धर बने हैं भाई बोल्ट्जमैन पुरस्कार से सम्मानित। क्लियर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। जहां पे व्याख्या करने की जरूरत होगी वहां व्याख्या करूंगा, जहां पे उत्तर बस आपको ध्यान रखना है तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो आपको भिजवा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक और सवाल, और ये भी करंट अफेयर से मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको बोलते हैं सीआरपीएफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं भाई, ठीक है। नए महानिदेशक कौन बने हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल किसके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। सीआरपीएफ का नाम सबने सुना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं। नए महानिदेशक से पहले याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी स्थापना जो है वो 1939 में की गई थी, ठीक है। 1939 में की गई थी, लेकिन जब 1939 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था क्या,
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नहीं था, ठीक है, इसका नाम सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नहीं, क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स था, ठीक है। इसका स्टार्टिंग में जब 1939 में गठन हुआ तो इसका नाम था क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स। बाद में 1949 में इसका नाम जो है 1949 में इसका नाम जो है वो क्राउन से सेंट्रल पड़ा, ठीक है। 1949 में इसका नाम पड़ा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये बात आपको दोनों जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 49 में इसका नाम पड़ा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 39 में क्या था, सी का मतलब क्राउन था, ठीक है। इसी क्राउन को सेंट्रल में बदला गया था 49 में। और इसके जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं सुजाय लाल थाओसेन, सुजाय लाल थाओसेन बने हैं इसके महानिदेशक। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल है ये सुजाय लाल थाओसेन, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, पेपर में आता रहता है प्रश्न, और ये ईयर भी याद रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। एक और सवाल करंट अफेयर का, और बड़ा प्यारा सवाल है ये, ठीक है। प्यारा मतलब कि बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है ये सब, ठीक है। ये सब सवाल पेपर में आने वाले होते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है भाई? स्टैचू ऑफ नॉलेज, है ना। अब तक तो आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना होगा, आपने स्टैचू ऑफ पीस सुना होगा, अब ये स्टैचू ऑफ नॉलेज भी सुन लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें याद रखना, मैं तीनों चीज अभी आपको यहाँ बता दे रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछा है स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध, चलो आओ देखो जरा। पहला तो एक आपने पढ़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। आपने ये सुना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की है भाई? तो ये आप जानते हो कि सरदार पटेल जी की है। ये किसकी स्टैचू? सरदार पटेल जी की है भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक। इसके अलावा एक और स्टैचू याद रखना आपको, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस भाई, ये किसकी स्टैचू है? तो रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य की, ठीक है। रामानुजाचार्य की स्टैचू है जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ पीस। याद रखना, एक सवाल तो पेपर में छपेगा ही छपेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ लोगे तो कर लोगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के आना, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल। और अगला क्वेश्चन में जो पूछा है भाई, अगला जो क्वेश्चन में पूछा है स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज मतलब ज्ञान, तो भाई ज्ञान किसके पास ज्यादा था, ठीक है। किसके पास ज्ञान ज्यादा था? जिसने संविधान की स्थापना करवाई, मतलब कि जिसको संविधान का पिता कहा जाता है भाई, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसके पास ज्ञान ज्यादा था? तो ये ज्ञान ज्यादा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इनकी क्या है स्टैचू? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है भाई। कहां पर? महाराष्ट्र के लातूर में है स्टैचू ऑफ नॉलेज। किससे है भाई? नॉलेज किसके पास ज्यादा है? नॉलेज किसके पास? तो भीमराव अंबेडकर जी के पास। क्लियर है, याद कर लेना, नोट कर लेना, और ये जो जानकारी है इसको तो एकदम दिमाग में, स्मृति में अपने बना लेना सब लोग, ठीक है। अगले सवाल पर चल रहे हैं, उम्मीद करता हूं ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। एक और सवाल, और एक और सवाल करंट अफेयर का भाई, ठीक है। आज तो बिल्कुल करंट अफेयर की बारिश करेंगे, ठीक है। मतलब कि जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सारे ही प्रश्न पेपर में ना आ जाए, इसकी भी गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है 2022 में, आप देख सकते हो कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। 2022 में लता मंगेशकर का निधन हुआ, ठीक है। ये आप सभी जानते हो कि भारत कोकिला के नाम से मशहूर इतनी बड़ी संगीतज्ञ, ठीक है, लता मंगेशकर जी का निधन हुआ 2022 में, ठीक है। तो इनको किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप खुद देख सकते हो कितने अव्वल दर्जे के क्वेश्चंस हैं, कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, है ना। तो भाई पढ़ लेना, ठीक है। चलो, तो लता मंगेशकर जी को आप जानते ही हो, ठीक है। इनको भारत रत्न का पुरस्कार जो मिला था वो 2001 में मिला था, ठीक है, 2001 में मिला था भाई। तो बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो, लता मंगेशकर जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी करंट अफेयर का बड़ा धांसू सवाल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है भाई, उत्तर करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरजू महाराज जी का नाम आप सभी जानते हो, ये किससे संबंधित है? पहले तो ये सवाल आ सकता है कि बिरजू महाराज जो हैं किससे संबंधित हैं? तो ये डांस से। कैसे डांस फॉर्म से? कथक, ठीक है। कथक एक होता है कथक, एक होता है कथकली, भाई दोनों अलग होता है, कथक और कथकली दोनों अलग होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो बिरजू महाराज का
संबंध किससे था? कथक से भाई, कथक नर्तक है, ठीक है। और ये कथक जो प्रसिद्ध है वो यूपी का है भाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया, तो यूपी का प्रसिद्ध है कथक, तो ये यूपी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना भाई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो कथक डांस है, आपको बता दूं, ये जो कथक नृत्य है वो यूपी का क्या है? यूपी का क्लासिकल डांस है भाई। उत्तर प्रदेश का क्या है? ये क्लासिकल डांस है, कथक याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। और ये जो कथकली है, ये जो कथकली है ये केरल का है, ठीक है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। बहुत लोग डाउट में आ रहे होंगे कि सर कथकली भी बता दीजिए, तो बता दिया भाई, केरल का है। और बिरजू महाराज जी उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और बहुत बड़े कथक डांसर रहे हैं अपने देश में, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, निधन जो भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जिनकी डेथ हुई थी, ठीक है, चाहे बिरजू महाराज जी हो चाहे लता मंगेशकर जी हो, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो अगला सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अब आ गया थोड़ा जीके का क्वेश्चन आ गया भाई। अभी तक तो हम लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन कर रहे थे, अब जीके का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं क्या है जीके का क्वेश्चन भाई, ठीक है। ऋग्वेद में क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग, अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में अघन्या किसको कहा गया है भाई? ऑप्शन है भेड़ के लिए, गाय के लिए, बैल के लिए कि घोड़े के लिए। तो मुझे लगता है ये प्रश्न तो बड़ा प्रचलित होगा, आई थिंक, है ना, मेरे हिसाब से तो बड़ा प्रचलित है। आपके हिसाब से है कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स से पता चलेगा आपके उत्तर से, ठीक है। देखो ऋग्वेद आप पढ़ोगे, ऋग्वेद जब आप पढ़ोगे, ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को बोलते हैं ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद की जो परिभाषा अगर बोले तो भाई ये क्या है? ऋचाओं का संग्रह है, ठीक है। ऋचाओं का क्या है? संग्रह है। कितने वेद? देखो 4 वेद हैं, उनमें जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद होता है, और इसको ऋचाओं का संग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। चलो ये भाई ये तो बात हो गई। अब ऋग्वेद में जो अघन्या शब्द है ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है भाई, ठीक है। ये शब्द किसके लिए है? अघन्या, या इसी को अहन्या भी कहते हैं, ठीक है। अहन्या भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है। तो याद रखना है, ऋग्वेद में गाय की हत्या करना एक पाप माना जाता था भाई, ठीक है। गाय की हत्या करना पाप माना जाता था, और गाय के इसीलिए अघन्या या अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से जानते रहिएगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कि किसकी भी कोई भी यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है भाई। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व है, विस्थापन है, दाब है। यानी कि आपको बताना है क्या डेंसिटी का यूनिट है या नहीं, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है कि नहीं, या प्रेशर का यूनिट है कि नहीं भाई, ठीक है। ये आपको बताना है। तो मुझे लगता है कि आप फिजिक्स में तो पकड़ अच्छी होनी चाहिए भाई, फिजिक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखो घनत्व के बारे में तो आप सभी जानते हो ना दोस्त, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। यानी डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं भाई? तो वॉल्यूम को बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। कितना वॉल्यूम कितना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका तो यूनिट है भाई, डेंसिटी का तो यूनिट होता है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है भाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता। सापेक्षिक घनत्व का यूनिट होता है, विस्थापन का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर तो आप जानते हो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। दाब का क्या होता है? दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल, ठीक है, पास्कल होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो ध्यान रखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है भाई, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया सवाल है, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा सब लोग। जटिल का सरल से संबंध है। देखो भाई क्या बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग के एनालॉजी में भी यूज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग के एनालॉजी में भी आता है, तो ध्यान रखना है। जटिल का सरल से संबंध है तो संकुचन किससे संबंध होगा? यानी कि इफ कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू सिंपल देन कॉन्ट्रैक्शन इज रिलेटेड टू। अच्छा सवाल है भाई। तो कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन होगा स्मॉल नैरो प्रसार डिफ्यूजन से भाई, प्रसार से होगा, याद रखना। ये आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में जो सर करवाते होंगे आपको एनालॉजी करवाते होंगे सर, तो ये रीजनिंग में भी सर से पूछना आप ऐसे ही कमेंट में, ठीक है। रीजनिंग वाले सर से कमेंट में पूछना ऐसे ही, और वो बताएंगे सर कि हाँ ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, तो याद रखना है कॉम्प्लेक्स का रिलेशन अगर सिंपल से है तो कॉन्ट्रैक्शन का रिलेशन जो होता है वो डिफ्यूजन से होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्शन और प्रसार। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, दबाना, ऐसे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे दो चीजों को ऐसे पकड़ के दबा रहे हो, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है, उसको खींच रहे हो, प्रसार कर रहे हो, उसको प्रसार कर रहे हो, समझ रहे हो, ये मतलब है। चलो भाई अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है, 12। प्रश्न को पढ़ो। भारतीय संविधान का, देखो भाई पिछले लगातार 2 क्लासों में मैंने आपको वित्त आयोग से काफी क्वेश्चन करवाए हैं, है ना, तो एक एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और ये रिवीजन के लिए मैंने इसीलिए रखा है ताकि आपको मैं देखना चाह रहा था कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं। तो क्या है भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन को संबंधित है? तो वित्त आयोग का गठन किसमें है, 280 में है ना, कल भी बताया था मैंने ये। तो बस ये क्वेश्चन रखा था आपके रिवीजन को देखने के लिए। तो 280 में आर्टिकल में है वित्त आयोग, ठीक है, 280 में है वित्त आयोग, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, है ना, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। मैंने पहले ही बोला है कि आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे भाई, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करेंगे हम लोग, ठीक है, 20 प्रश्न का ही टारगेट रखेंगे अभी, ठीक है, लेकिन होली के बाद आपकी प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी। पहले बता दूं कि होली से पहले तक अभी तो आपको 20-20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन जैसे ही होली खत्म होगी तो होली के बाद आप भी थोड़े फ्री हो जाओगे। और कई बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, है ना, तो बहुत सारे अभी सेशनल चल रहे हैं, तो एग्जाम के बाद आप लोग थोड़े फ्री हो जाओगे। तो क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट की क्लास भी शुरू करने वाला हूं भाई, थियरी वाली क्लास एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन करके। चलो क्वेश्चन क्या है भाई, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं आज का क्या हमारा होने वाला है। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भाई मध्य प्रदेश में G20 के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन कब किया गया? भाई बड़ा प्यारा सवाल है। देखो मध्य प्रदेश में, याद रखना है, मध्य प्रदेश में G20, देखो G20 इंडिया में हो रहा है, ये तो आप सभी जानते हो कि G20 जो 2023 है, G20 जो 2023 है वो कहां पर हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है भाई। तो इसलिए क्वेश्चन तो छपेगा डेफिनेटली, G20 का क्वेश्चन छपेगा। G20 के जो शेरपा है भारत में, शेरपा वो अमिताभ कांत जी हैं, याद रखिएगा कहीं ये प्रश्न फंस ना जाए, ठीक है, शेरपा कौन, अमिताभ कांत जी, नाम याद रखना, पेपर में आ सकता है प्रश्न, ठीक है। चलो इसके अलावा क्या है कि G20 के थिंक 20 की बैठक आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 16 और 17 जनवरी को, 16-17 जनवरी 2023, याद रखिएगा। बहुत प्यारा सवाल है करंट अफेयर का, ठीक है, सवाल गलती मत करिएगा नहीं तो भाई दिक्कत होगा सबके लिए। मेरा प्रयास है कि आप हर एक प्रश्न को एग्जाम में सही करके आओ। चलो भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन, वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? ठीक है, देख लो भाई, वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? यानी कि विच इंडियन बैंक हैज रिसीव द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट। भाई तो ये अवार्ड मिला है किसको, याद रखेंगे, ये अवार्ड मिला है केनरा बैंक को, ठीक है, केनरा बैंक को अवार्ड मिला भाई, इंपॉर्टेंट है ये, केनरा बैंक। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है भाई कि किस बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो केनरा बैंक को मिला है। बहुत लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते होंगे, ठीक है, कई लोगों को इसमें SBI लग रहा होगा और कई लोग HDFC भी टिक करके आएंगे, लेकिन आपको टिक करना है केनरा बैंक, तभी आपको सही नंबर मिलेगा, नहीं तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लिच्छवी दोहित्रा, लिच्छवी दोहित्रा किसे कहा जाता था? यानी कि हु वॉज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्रा भाई, ठीक है। और भाई सेशन को जितने लोग देख रहे हो ऐसे नहीं होता है भाई, सेशन को शेयर कर दो आप लोग, ठीक है, सेशन को शेयर करो और लाइक नहीं किया तो लाइक करो, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लग रहा तो लाइक मत करना, लेकिन शेयर जरूर कर दो आप लोग, क्योंकि शेयर करने से शायद जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंचे, जिसको जरूरत है क्लास की, जो पढ़ नहीं पा रहा हो, संसाधन नहीं है उसके पास पढ़ने के, वो पैसे नहीं पे कर पा रहा हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। तो काइंडली शेयर दिस सेशन, है ना, हर एक सेशन को शेयर करिए अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। शायद आपका एक शेयर किसी की मदद करेगा, वो दुआ देगा आपको दोस्त, ठीक है। तो लिच्छवी दोहित्रा किसे कहा जाता था? तो लिच्छवी दोहित्रा समुद्रगुप्त को कहा जाता था भाई, ठीक है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्रा के नाम से जाना जाता था। और याद रखना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इनको, तो ये भी याद रखना, कई बार पेपर में ये प्रश्न भी छप चुका है, ठीक है। और
समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना कि ये वीणा बजाते थे भाई, एक वाद्य यंत्र जो बड़ा फेमस है वीणा, तो वीणा बजाते थे, ये एक वाद्य यंत्र बड़ा फेमस है समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना भाई। ठीक है, और याद रखना है इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, इनके दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई है क्या? प्रयाग प्रशस्ति, इनके द्वारा जो लिखी गई है वो है प्रयाग प्रशस्ति। तो ये सारी जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारी जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्रा कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, इनकी जो मदर थी वो लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। चलो भाई, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है भाई 16। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त को सफल किया? भाई बहुत प्यारा सवाल और लैंग्वेज का सवाल है ये, लैंग्वेज में फंसा देगा आपको ये क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड समुद्रगुप्त एज नेक्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता, किसने गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त को सफल किया? भाई चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त या महेंद्र? ये लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा, लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन फंसा देगा भाई। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही फैंसी क्वेश्चन है ये, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई सब लोग। प्यारा सवाल है, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप में से कितने लोगों को आता है। चलो भाई, अब मैं बता रहा हूं इसका उत्तर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त को सफल किया? किसने? तो याद रखना है भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने। भाई ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड भाई याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आपको बता दूं कि इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी ये जाने जाते थे, या इन्हीं को सकारी के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इनको एक उपाधि मिली, कौन सी उपाधि मिली भाई? बड़ा फेमस उपाधि इनको मिली है। ठीक है, वो उपाधि कौन सी है? उस उपाधि को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, क्योंकि आपको दो उपाधियां तो मैंने बता दिया, एक और बड़ा महत्वपूर्ण उपाधि है, देखते हैं कितने लोगों को याद है वो उपाधि। चलो, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही नवरत्न भी होते थे। ठीक है, इनके ही दरबार में नवरत्न भी थे, और बड़े फेमस विद्वान कालिदास जी इन्हीं के दरबार में थे। भाई कालिदास जी का नाम आप सब जानते हो, वो इन्हीं के दरबार में थे। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर चंद्रगुप्त सेकंड होगा, और ये सारी जानकारी भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आपने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बहुत सारी धारणाएं पढ़ी होंगी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है स्क्रीन पे, बड़ा प्यारा सवाल है, और ये प्रश्न भी नया क्वेश्चन है, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन में से एक है, तो भाई इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कैनन बिच्छुओं और ननों के नियमों से निपटने से संबंधित है? बहुत डिटेल में, ये बौद्ध धर्म जो आपने अगर पढ़ा होगा और बौद्ध धर्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तभी इस प्रश्न को बता पाओगे भाई, नहीं तो ये आपके लिए तो नया प्रश्न है ही, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत कम बार कहीं देखने को मिला है। ठीक है, चलो क्या है भाई? विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट कैनन इज रिलेटेड टू डीलिंग विथ रूल्स ऑफ मोंक एंड नन्स? ठीक है, चलो भाई, यानी कि बौद्ध कैनन बिच्छुओं और ननों के नियमों से संबंधित है। देखो आपने पढ़ा होगा जब बौद्ध धर्म का काउंसिल हुआ था, ठीक है, पहला बौद्ध धर्म का काउंसिल हुआ था, तो दो लिटरेचर, दो साहित्य निकल करके आया था, एक था विनय पिटक और एक सूत पिटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के ये दो साहित्य हैं, विनय पिटक और सूत पिटक। ठीक है, विनय पिटक और सूत पिटक ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, और विनय पिटक में ही ये सारी बातें लिखी हुई है कि बिच्छुओं और ननों के जो नियम दिए गए हैं, जो रूल दिए गए हैं, वो आपके विनय पिटक के अंतर्गत दिए गए हैं। ये बौद्ध धर्म का एक साहित्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई विनय पिटक। भाई जिनको नहीं पता है वो याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, चलो याद रखना है। और विनय पिटक और सूत पिटक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका जिक्र किया गया है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अगर आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां कुल हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध काउंसिल हुए थे। 4 में से जो पहला काउंसिल हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। उस समय राजा कौन थे? तो राजा थे अजातशत्रु। ठीक है, और उस समय से वहां का चेयरमैन कौन था? ठीक है, तो अब महाकश्यप था। ठीक है, महाकश्यप
कश्यप चेयरमैन था, ठीक है, और उसी की अध्यक्षता में, मतलब जो अध्यक्षता कर रहा था महाकश्यप, वहीं पे दो साहित्य की रचना हुई थी, एक विनय पिटक और एक सूत पिटक। तो विनय पिटक में ही आपको बौद्ध किरण, भिक्षुओं और ननों के नियमों से संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। क्लियर? एक बार बौद्ध धर्म को जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो याद रखना इसका सही उत्तर विनय पिटक हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फैंसी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। ये प्रश्न भी बड़ा जानदार है, ठीक है। पश्चिमी भारत में किस वंश ने चालुक्यों को जीता था भाई, ठीक है। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्याज इन द वेस्टर्न इंडिया भाई। तो कौन है पश्चिमी भारत में जिसने चालुक्यों को जीता था, यानी चालुक्यों को किस वंश ने हराया था। तो चालुक्यों को हराया था किसने? पल्लव ने हराया था। किसने? पल्लव ने हराया था भाई, याद रखेंगे, पल्लवों ने चालुक्यों को हराया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत के राजवंश जब पढ़ोगे तो वहां पे ये बहुत प्यारा सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पल्लवों ने चालुक्यों को हराया था। क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगाने को तैयार हूं मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि आज के सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन का ही वादा किया है आपसे, और 20 क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग होली से पहले तक, ठीक है। ताकि आप लोग, मुझे पता है फेस्टिवल है तो आपका आधा ध्यान तो खाने पीने में है भाई, कि ये बनेगा वो बनेगा, होली खेलने में है, घूमने में है, ठीक है भाई। आपका इंजॉयमेंट हम लोग भंग नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको इतने क्वेश्चन तो मैं करा के जाऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको पढ़ लो भाई, पूरा क्लास कर लो, ठीक है। चलो पूरा क्लास करके ही जाना सब लोग, ठीक है। चलो, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? बहुत प्यारा सवाल, और मैं गारंटीड कहता हूं कि कई लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत करके जाएंगे, ठीक है। कि पहले जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन? चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूं, समझिएगा। पहले तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी जो स्थापना है वो 1885 में हुई, पहली बात, ठीक है। 1885 में स्थापना हुई। संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम। संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम, ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, एओ संस्थापक था। इसके अलावा यहाँ पे वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ये कौन था? ये उस टाइम पे भारत के वायसराय थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, फर्स्ट सेशन, पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसको हम व्योमेश चंद्र बैनर्जी भी कहते हैं, है ना। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो इन्होंने की थी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने की थी। इतनी बातें क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे भाई? कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो महासचिव जो थे वो एओ ह्यूम ही थे, याद रखना है। कौन? एओ ह्यूम ही थे महासचिव कांग्रेस के, ठीक है। तो एओ ह्यूम आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन, ठीक है। ये फाउंडर भी थे, ये कांग्रेस के फाउंडर भी थे। ये जो एओ ह्यूम थे ना, ये कांग्रेस के फाउंडर भी माने जाते हैं। फाउंडर मतलब कि संस्थापक, ठीक है, संस्थापक। तो ये कांग्रेस के संस्थापक भी थे और कांग्रेस के पहले महासचिव भी माने जाते हैं, एओ ह्यूम, ठीक है। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने पहले सेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ये सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस, ये यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। कांग्रेस जो है, ये नाम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। कांग्रेस शब्द का प्रयोग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, कि कांग्रेस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो कांग्रेस शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों का समूह, यही होता है कांग्रेस का अर्थ, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये बातें भी आपको, ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो एओ ह्यूम आपके अंग्रेज था और यही पहला महासचिव भी था। चलिए, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न को पहले पढ़िएगा फिर उत्तर करिएगा। प्रश्न क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के निरसन से संबंधित है भाई? यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, इसको खत्म करने में किसका रोल है भाई? ठीक है, क्योंकि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ना बड़ा खतरनाक एक्ट था भाई, बहुत बेकार एक्ट था, ठीक है। तो इसको खत्म करने में किस वायसराय का रोल माना जाता है? तो आपको बता दूं, इसको निरसन का मतलब है रिपील मतलब कि खत्म,
किसने खत्म किया, किसने खत्म किया या किसने एबोलिश किया? तो नाम है लॉर्ड रिपन। किसने खत्म किया? लॉर्ड रिपन हुआ है एक भारत का वायसराय, इसी ने खत्म किया था भाई, लॉर्ड रिपन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉर्ड रिपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये भाई, इस प्रश्न को छोड़ोगे तो गलती हो जाएगा भाई, तो ध्यान रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, देखो ये किससे संबंधित है, कौन लेकर के आया था? अगर ये सवाल पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के कौन आया था, तो लॉर्ड लिटन लेकर के आया था, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये लेकर के आया था। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत किसने की? तो शुरुआत लॉर्ड लिटन ने की थी, लेकिन खत्म कौन किया? खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने। रिपन रिलीफ, रिपन क्या कर रहा था? रिलीफ दे रहा था भाई। रिपन एक अच्छा वायसराय भारत में हुआ था, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जब इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कैसे याद रखेंगे? रिपन से रिलीफ याद रखेंगे भाई। ठीक है, तो रिपन ने अच्छा काम किया। तो निरसन पूछे, खत्म पूछे, तो लॉर्ड रिपन ने खत्म किया था। लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप जानते हो, है ना, बंगाल का विभाजन हुआ था इसके टाइम पे। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और इरविन के बारे में आप जानते ही हो, लॉर्ड इरविन जब दांडी मार्च चल रहा था गांधी जी का, उस समय वायसराय यही था। ठीक है, दांडी मार्च के दौरान वायसराय जो है वो लॉर्ड इरविन ही था भारत में। ठीक है ना, तो ये सारी जानकारी बिल्कुल आपको शीशे की तरह साफ हो जानी चाहिए, तभी प्रश्नों को करने में मजा आएगा। तो बस आज के सेशन में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे। मुझे पता है फेस्टिवल का सीजन है और थोड़ा सा कम पढ़ने की आदत होती है फेस्टिवल के टाइम पे, है ना, काम भी होते हैं घर पे बहुत ज्यादा। ठीक है, ये लाना वो लाना, ठीक है, तो आप लोग भी बिजी रहते हो। तो आपके लिए 20 क्वेश्चन का ये कलेक्शन था, 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मिलेंगे एक बार फिर से कल की वीडियो में, यानी कल की क्लास में। भाई आपकी क्लास मिस नहीं होने देंगे। हो सकता हो 1-2 दिन क्लास आपकी ना हो पाए, लेकिन ज्यादातर क्लासेस मैं आपको रिकॉर्ड करके जा रहा हूं होली से पहले तक की, तो वो आप अच्छे से जरूर करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई टन दे लाइक कर दो ऐसे। ठीक है, लाइक का बटन दबा दो सब लोग प्यार से। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलेंगे एक बार फिर से कल की क्लास में। कितने बजे भाई, कितने बजे मिलेंगे कल? 5 बजे मिलेंगे सर। 5 बजे होती है जीके का महाअभ्यास अविनाश सर के साथ। ठीक है, तो चलिए कल एक बार फिर से मिलेंगे। कल फिर से आपके सामने दर्शन होगा आप सभी का, नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रश्नों का, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सबका ध्यान रखिए। ठीक है, माता पिता का ध्यान रखिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद।